बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन, 10th क्लास की मैथ 3.2 एक्सरसाइज आज हमने डिस्कस करनी है। 3.2 एक्सरसाइज से पहले बेसिक सी डेफिनेशंस जो हम 3.2 एक्सरसाइज और नेक्स्ट 3.5 में भी यूज़ होंगे। डेफिनेशंस मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से राइट डाउन की हुई हैं। हमारे पास वेरिएशंस जो है ना, जो तगय्युरत है, जो हमारे पास तब्दीली है, वो दो तरह की हो सकती है। पहली बात तो ये कि वेरिएशन हमारे पास डायरेक्ट भी हो सकती है और इनवर्स भी वेरिएशन हो सकती है। डेफिनेशन से पहले डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन है, इसकी डेली लाइफ से अगर हम कोई एग्जांपल मैं आप लोग को बताऊं ताकि क्लियर हो जाएगी, तो कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास ये होता है कि दो क्वांटिटीज के बिटवीन एक रिलेशन है, ऐसा रिलेशन जिसमें अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें, अभी मैं इंक्रीज का बता रहा हूं, तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। सपोज कर रहा हूं, हमारे पास अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उसकी स्पीड इंक्रीज करेंगे तो जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। हमारा माइंड भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, एक क्वांटिटी इंक्रीज करने से दूसरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गाड़ी की स्पीड तो इंक्रीज हो रही हो और ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है वो उस रेशो से, चाहे जो भी है, इंक्रीज ना हो, डिस्टेंस भी उतनी तेजी से ही कवर होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर जरा मैथ की टर्म में आ जाएं कि हमारे पास जैसे सर्कल होता है, सर्कल का जो हमारे पास सरकमफेरेंस है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस इंक्रीज करेंगे तो आम सी बात है, अंडरस्टूड है कि उसका सरकमफेरेंस भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिल्कुल अगर किसी कॉमन एग्जांपल पे आ जाएं, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल डेली लाइफ में ले ले कि सपोज हम कह लेते किसी चीज की प्राइस है, हम चलिए शुगर की प्राइस ले लेते हैं। 1 kg शुगर हमारे पास अगर 100 का आ रहा है, हम मेजरमेंट बढ़ाएंगे उसका, 1 kg के बजाय 2 या 3 या 4 kg लेना चाहेंगे तो उसकी प्राइस आगे वो क्वांटिटी भी इंक्रीज ही होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 kg शुगर तो हम 100 में ले रहे हैं और 2 kg हमें 50 की, 70 की या 80 की मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हमारा माइंड भी एक्सेप्ट करता है कि इनके बिटवीन जो रिलेशन है, जो वेरिएशंस हैं, वो डायरेक्ट हैं। एक क्वांटिटी के इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी वैसे ही इंक्रीज या डिक्रीज होगी। बिल्कुल इसी बात को डायरेक्ट वेरिएशंस को डेफिनेशंस में लिखा हुआ है, इफ टू क्वांटिटीज रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इंक्रीज है तो अदर क्वांटिटी भी इंक्रीज ही होगी, अगर डिक्रीज है तो अदर क्वांटिटी भी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं कि वो डायरेक्ट रिलेशन है, वो डायरेक्ट वेरिएशन है। या फिर सिंपली अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो कोई भी क्वांटिटी हमारे पास y है, वो वेरीज कर रही है डायरेक्टली विद रिगार्ड टू x। x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, अगर चेंज जो आ रहा है वो असेंडिंग है, इंक्रीज हो रहा है, तो y भी इंक्रीज होगा। अगर x को डिक्रीज कर रहे हैं तो y भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरह से हम स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं, y वेरीज डायरेक्टली। इस सिंबल को जरा गौर से देख लें, मैं फिर कह देता हूं, इसको हम पढ़ते हैं, वेरीज का सिंबल है, y वेरीज डायरेक्टली टू x। या फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू kx। ये k क्या है हमारे पास, k को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं या प्रोपोर्शन कांस्टेंट भी कहा जाता है। k इज कांस्टेंट है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट कह लेते हैं इसको। ऑलवेज हमारे पास इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू होगी, नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 होता है। 0 कांस्टेंट कभी भी नहीं होगा। और एक बात चले मैं वो बता दूं, मुझे याद आ गई कि अगर हम a/b ले रहे होते हैं तो इसमें भी हमारे पास जो है ना, b नॉट इक्वल टू 0 होता है रेशो के अंदर भी। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या प्रोपोर्शन कांस्टेंट k भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। एमसीक्यूज बन सकते हैं। इस तरह का रिलेशन जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायरेक्ट वेरिएशंस कहलाएंगे। सेम यही बातें, यही वर्ड्स हैं। उसमें अब हम करना क्या चाह रहे होंगे, मैं अगर इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा इसका उलट ले लेता हूं, इनवर्स प्रोपोर्शन की अगर बात आ जाए, मैं इसको ही चेंज कर देता हूं। यही वर्ड्स हैं, इन्हीं को ही आप लोग सामने रखेंगे।
वो वेरिएशन क्या कहलाएगा, फिर हमारे पास इनवर्स कहलाएगा। किस तरह से कि जहां पर हमारे पास इंक्रीज था उसको हम कर देते हैं कि अगर ये क्या हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो अदर क्वांटिटी फिर वो क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज होगी। इसको हम चेंज कर लेते हैं। जो हमारे पास डिक्रीज है इधर हम लिख लें कि वो हमारे पास क्या है जी, हम क्या लेते हैं इंक्रीज, और जहां पर इंक्रीज है उसको हम क्या लेते हैं कि वो हो जाएगा हमारे पास डिक्रीज। सेम इसी तरह से अब ये इसको, हाँ जी, डेफिनेशन को देखें, मैं जरा इसके बना दूं किस तरह का रिलेशन बनेगा, उसकी भी मैं डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूं, बातें क्लियर हो जाएंगी। इफ टू क्वांटिटीज रिलेटेड इन सच अ वे दैट डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, अभी मैं जस्ट डिक्रीज की बात कर रहा हूं, इंक्रीज को रहने दें। डिक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज, क्या करे, इंक्रीज करे। अब प्रोसेस क्या है, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होगी, इंक्रीज। रेसिप्रोकल है, अक्स है, उलट हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। एक डिक्रीज दूसरी इंक्रीज, और अगर एक इंक्रीज तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज है। डेली लाइफ से अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूं फिर ये बात आप लोग को क्लियर हो जाएगी। इस तरह से ये बातें, ये डेफिनेशन को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। क्या है, हमारे पास ऐसा होता है, पॉसिबल है कि किसी भी घर में, होम में 5 से 4 मेंबर्स हैं, सपोज कर लेते हैं 5 मेंबर्स हैं, उनका जो खर्च है, जो एक्सपेंसेस हैं, हम सपोज कर लेते हैं, या उनका जो राशन का हमारे पास मौजूद है वो 15 डेज का मौजूद है। 15 डेज का राशन मौजूद है। 5 उसके मेंबर्स हैं, उस फैमिली के, किसी खानदान के। कोई गेस्ट हमारे पास आ जाते हैं, मेंबर्स जो पहले 5 थे, 2 गेस्ट आ गए सपोज, अब मेंबर्स इंक्रीज हो गए, 5 थे 7 हो गए। तो जो पहले उसके जो हमारे पास राशन था उसका, वो 15 डेज का था। अब पॉसिबल है मेंबर्स जो इंक्रीज हुए हैं वो 15 डेज की बजाय अब 12 डेज पे आ जाए या 10 पे आ जाए। हमने सिर्फ इस बात को समझना है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेनी, जनरली देख लें। मेंबर्स अगर घर के इंक्रीज हो रहे हैं, 5 से 7 हो रहे हैं, गेस्ट आ गए हैं, तो जो राशन पहले 15 दिन का था अब मुमकिन है वो 12 दिन में खत्म हो जाए। एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो दूसरी ऑटोमेटिकली आप लोग का माइंड भी एक्सेप्ट करेगा कि वो डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि कोई एक घर तामीर करना है, होम बनाना है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, या कोई रूम कंस्ट्रक्ट करना है, हमारे पास ऐसा है कि हम चाहते हैं कि कोई अगर उसमें लेबरर जो है 5 मेंबर्स लगे हुए हैं, हमें वो काम जल्दी ख़त्म करवाना है, तो हम क्या करेंगे, डेज तो उधर से हमें बिकॉज कम चाहिए, जल्दी काम खत्म करवाना है, तो उधर से हम क्या करेंगे, मेंबर्स की तादाद, जो लेबर्स है उसकी तादाद जो है उन मेंबर्स को इंक्रीज करेंगे। 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स हैं, 5 लेबरर्स काम कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम 1 मंथ में या 30 दिनों में आप लोग को कोई हाउस जो है कंस्ट्रक्ट करके देंगे या कोई रूम कंस्ट्रक्ट करके देंगे। हमें चाहिए नहीं कि हमें तो चाहिए ना वो 20 दिनों में, सपोज 20 डेज में कंप्लीट चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, लेबर्स की तादाद इंक्रीज करेंगे। लेबर्स की तादाद इंक्रीज होने से डेज जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होंगे, और हमारा माइंड भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि वाकई जो इनके बिटवीन जो रिलेशन बन रहा है वो इनवर्स बन रहा है, कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। सेम वही वर्डिंग, वही स्टेटमेंट्स कि एक क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। अगर एक इंक्रीज हो रही है तो वो दूसरी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिल्कुल इसी तरह से वाई वेरीज डायरेक्टली के बजाय अब इन्वर्सली हो जाएगा। सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, ये वेरीज डायरेक्टली के बजाय अब वो इन्वर्सली बन जाएगा। सेम कंडीशन प्रोपोर्शन कांस्टेंट के हमारे पास वही है। डेफिनेशन ये भी बन सकती है, इफ अ क्वांटिटी वाई वेरीज, अब क्या होगा, वेरीज इन्वर्सली, डायरेक्टली नहीं अब इन्वर्सली होगी। तब क्या लिखेंगे, y वेरीज 1/x हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा। ये वेरीज का सिंबल वैसा का वैसा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू k 1/x, के वैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये स्टूडेंट्स बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप लोग के वेरिएशंस की जो टाइप्स हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस, इन्हीं को यूज करते हुए, इसी रिलेशन को यूज करते हुए हमने एक्सरसाइज 3.2 जो है वो सॉल्व करनी है, क्वेश्चन उसके हल करने हैं। जरा देख लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप लोग को चेक करा देता हूं। स्टेप्स को, प्रोसेस को आप लोग फॉलो करेंगे,
रट्टाफिकेशन नहीं है, रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आप वीडियो को बार बार देखें, गौर से सुनेंगे तो ये बातें इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चंस भी सिंपलीफाई हो जाएंगे। आसान से क्वेश्चंस हैं। मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट लेता हूँ। ज़रा उस रिलेशन को देखिएगा, स्टेटमेंट को देखें। कहता है y वेरीज डायरेक्टली एज x। ये स्टेटमेंट है, मैं इसको लिख चुका हूँ। वैसे लिखते हैं y वेरीज डायरेक्टली एज x। स्टेटमेंट है, अलामती तौर पर सैंपल के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एंड इस बात को पहले हम यूज कर लेते हैं। जब ये ऐसे होगा तो इसको हम वेरीज का सैंपल हटा के हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इन्वॉल्व करेंगे, k आ जाएगा। एक फार्मूला बन गया हमारे पास। एंड क्या लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। y इज इक्वल टू 8 गिवन वैल्यूज हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2 है। आप लोग जो गिवन वैल्यूज हैं तरतीब से स्टेप बाय स्टेप ही आप लोग लिख लेंगे। हमने क्या करना है, फाइंड, जो उसने बताया हुआ फाइंड क्या करना है। जरा बात को गौर से देखिएगा। पहली बात है, कहता है y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x हमें चाहिए। मींस y की वैल्यू जस्ट हमारे पास x के रिलेशन के साथ मौजूद हो और कोई नहीं आना चाहिए। मैं क्या कर लेता हूं, देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास kx। वैल्यूज यूज कर लेते हैं जो उसने दी हुई थी। y किसके इक्वल है हमारे पास 8 के, k x किसके इक्वल है 2, उसकी वैल्यू पुट कर दें। देन 8 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू k। ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से देख लें कांस्टेंट की वैल्यू k इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गई। अब जो हमें लिखा है y इन टर्म ऑफ x, तो क्या है y किसके इक्वल है हमारे पास kx के। देन y इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इज x हो जाएगा। अब y इन टर्म ऑफ x हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब y x की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएंगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह से जरा सेकंड पार्ट देखिए। कहता है y हमने फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में इधर ही लिख रहा हूं। y हमने फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू उसने स्टूडेंट्स दे दिया है जो कि हमारे पास क्या है 5। बहुत कॉमन सी बात है। y इज इक्वल टू 4, x को रिप्लेस करेंगे 5 के साथ। देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 20। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली हमें चाहिए, मैं इधर कर देता हूं इसका थर्ड पार्ट। वो क्या है, x हमने करना है स्टूडेंट्स फाइंड। रिलेशन क्या दिया है, y उसने दिया है हमारे पास 28। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4x। मैं उसको ही यूज कर रहा हूं 4x। अब देखिए y को रिप्लेस करेंगे 28 इज इक्वल टू 4x। देन 28 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो यहां से देख लें x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। जिस बात का स्टूडेंट्स आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये है कि हमने जो वैल्यूज जो स्टेप बाय स्टेप गिवन है, जिस अरेंजमेंट में गिवन है, हमने वैसे ही यूज करनी है। मैं जो वैल्यूज एक मरतबा यूज कर चुका हूं, उन्हें पुट कर चुका हूं, मैं फिर वापस आप लोग के सामने इनमें से 8 2 x या y की वैल्यू कोई भी पुट नहीं की। नेक्स्ट वैल्यूज को हम जो आ रही है स्टेप बाय स्टेप उनको ही यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू एक मरतबा यूज हो गई है, पीछे की तरफ जा रही है, उसका ख्याल रखना है, हमने उसको दोबारा यूज नहीं करना। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था और उसके ये 3 पार्ट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 3 चले चेक कर लेते हैं। 3 को चेक कर लेते हैं, जरा देख लें। 3 हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर जी, जरा देखते हैं। 3 है हमारे पास, स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं उसको चला लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है r वेरीज डायरेक्टली t। ये गिवन स्टेटमेंट है, वेरीज डायरेक्टली t। इसको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स के t हो जाएगा। k वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ हमारे पास। नेक्स्ट क्या कहता है, वैल्यूज जो गिवन है वो चेक कर लेता हूं। r इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास है। इनको मैं यूज कर लेता हूं। क्या करते हैं, r इज इक्वल टू के टी। r को रिप्लेस करेंगे 5 के साथ, k एज इट इज, t को रिप्लेस करेंगे 8 के साथ। देन 5/8 इज इक्वल टू k। ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। और हर दफा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज होंगी उनको यूज करते हुए हम कांस्टेंट को पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ये पहला प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे पास आगे। उसने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। अब r एंड t जो उसका फर्स्ट पार्ट है,
आर इज इक्वल टू के टी, आर इज इक्वल टू कनेक्ट कर रही है आर और टी को, जस्ट के उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं 5/8 के, सॉरी टी, के की वैल्यू पुट कर दी, टी हो गया। तो आर कनेक्टिंग टी, ये इक्वेशन आगे जो इसका फर्स्ट पोर्शन है। नेक्स्ट कहता है आल्सो फाइंड आर, इधर से ही चला लेते हैं सेकंड पार्ट। आर हमने करना है स्टूडेंट्स फाइंड, स्टेप बाय स्टेप देखिए आप लोग के सामने, आप लोग देख लीजिएगा। जो वैल्यूज पहले यूज हुई हैं वो अब दोबारा उनको मैं यूज नहीं करूंगा। क्या बन रहा है देखें जरा, व्हेन आर फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू 64, बिल्कुल इसी तरह से, एंड टी फिर हमने फाइंड करना है। पहले इस बात को देख लेते हैं, आर फाइंड कर लेते हैं जो इसका सेकंड पार्ट बन रहा है। आर इज इक्वल टू 5/8 टी, स्टूडेंट्स हमें टी चाहिए, सॉरी आर चाहिए, आर इज इक्वल टू 5/8, टी हमारे पास 64 पुट कर देंगे, कैंसिल हो रहे हैं एक ही टेबल पर। देन आर इज इक्वल टू आप लोग के सामने 40 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ऑलमोस्ट इसका जो सेकंड पार्ट उसने बनाया हुआ है। इसके बाद देखिए हमारे पास कहता है एंड, उसको मैं थर्ड बना लेता हूं। गौर से जरा स्टेप्स को देखिएगा, पीछे की तरफ नहीं जा रहा बिल्कुल मैं, सिवाय इन रिलेशंस के या के की वैल्यूज के। एंड क्या कहता है हमारे पास, टी भी हमने फाइंड करना है, टी भी फाइंड करना है। अब उसने आर की वैल्यू दे दी। स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनको मिक्स नहीं करना आपस में कि पहले किसको यूज करें बाद में किसको यूज करें। इतनी सी बात है, आप लोग सिर्फ उसकी अरेंजमेंट का ख्याल रखेंगे। जो वैल्यूज पहले हैं उनको पहले यूज करते जाएंगे और आगे अगले स्टेप्स पे चलते जाएंगे। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है जी गिवन आर इज इक्वल टू 5/8 टी बना था, आर इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 5/8 टी। देन ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 5/8 है, 8/5 हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर में डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई, एंड जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैंसल आउट करें तो 4 आ जाएगा। देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा। ये स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। इसी मेथड को लेके आप लोगों ने चलना है। मैं और क्वेश्चन चेक करवाता हूँ एक आध, ताकि ये बातें आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएं, स्टेप्स क्लियर हो जाएं। इजी क्वेश्चंस हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई लेंथी कैलकुलेशंस इनके अंदर नहीं है। जस्ट आप लोग एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे। सपोज 5 को चेक कर लेते हैं, एक आध और भी चेक करा दूंगा, या फिर हम चलें 5 से रिलेटेड, 5 सिमिलर है आप लोग के पास क्वेश्चन, 5 को चेक करा लेता हूँ। पावर्स इन्वॉल्व है तो हम उसको देख लेते हैं क्या बन रहा है हमारे पास जी। 5 है आप लोग के पास, v varies directly r क्यूब, पावर दे दी है। पावर्स को एज इट इज सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के आर क्यूब। रिलेशन है, गिवन वैल्यू से हमें के की वैल्यू कांस्टेंट की निकालनी होगी। हर दफा हर क्वेश्चन में हमने यही करना है। v इक्वल है हमारे पास, वो खुद कह रहा है 5 के इक्वल है। एंड और क्या कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 5 में, r जो है वो हमारे पास 3 है। r किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 3 के इक्वल है। v दोबारा लिख रहा हूं, इज इक्वल टू के आर क्यूब। v हमारे पास 5 इज इक्वल टू के आर रेज की पावर रिप्लेस कर देंगे 3 के साथ, पावर आ गई हमारे पास। देन क्या बनेगा, 5 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 3, 27 बनता है। बिकॉज जब भी हमारे पास पावर होती है बेस को हम उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारे पास बनेगा 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें 27। देन ये 5 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, के कांस्टेंट आ गया। आप लोग के सामने सबसे पहला काम, हम के कांस्टेंट की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देखिए क्या कहता है इसमें, आर हमने फाइंड करना है एंड वी की वैल्यू उसने हमें दे दी। आर v इज इक्वल टू 625 उसने हमें दिया हुआ है। रिलेशन हमारे पास बना हुआ है, ये वाला रिलेशन है। क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू के आर क्यूब। v की वैल्यू हमारे पास 625 इज इक्वल टू के हमारे पास क्या है 5/27 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 625 मल्टीप्लाइड बाय 27, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू आर क्यूब। 5 से इसको कैंसिल करें, ये हमारे पास आता है 125। सेपरेटली लिखा रहने दें, मल्टीप्लाई कर लें।
तब भी हो सकता है 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3 बिकॉज 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 125 आएगा। 27 को 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो होगा हमारे पास 27। रिलेशन क्या बन गया हमारे पास r क्यूब इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3। स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, जब भी क्यूब को हमने खत्म करना होता है क्या करते हैं हम उसका ले लेते हैं क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड से इस तरह से मैं क्यूब रूट ले रहा हूं, लिख भी दिए टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट से हमारे पास क्यूब कैंसल, r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 देन r इज इक्वल टू 15 जो कि हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सिमिलर मेथड, यही प्रोसेस, यही टेक्निक, इसी को यूज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज में यही मेथड आप लोग वेरिएशंस को उनकी डेफिनेशन जो बाय डेफिनेशन उसके रूल्स हैं उनको यूज करते हुए कांस्टेंट की वैल्यू और नेक्स्ट जिस क्वांटिटी की वो हमें वैल्यू कहते हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। 12 को देख लें, मैं लास्ट क्वेश्चन चेक करवाता हूं। चलें लास्ट से पहले 12 पे आ जाएं। v वेरीज 1 ओवर v क्यूब। जरा देख लें ये v क्यूब है, v वेरीज क्या कह रहा है r क्यूब है, सॉरी r रेज टू पावर हमारे पास 3 है, इनवर्सली वेरी कर रहा है। फार्मूला कंडीशन क्या बनेगी, कांस्टेंट आ जाएगा देन r क्यूब हो जाएगा, जो उसने वैल्यूज दी हैं वो मैं लिख देता हूं v इज इक्वल टू 5 एंड क्या कह रहा है हमारे पास r इज इक्वल टू 3। इन्हीं दो वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम पहले यूज कर लेते हैं। पुट करें v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब, v को रिप्लेस करें 5, k हमारे पास नहीं है वो फाइंड करना है, r रेज टू पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 3, देन ये 5 इज इक्वल टू k ओवर 3 रेज टू पावर 3 27। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 27, देन k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि हमारे पास k की वैल्यू क्या बन रही है 125 बन रही है। मैं जरा चेक कर लूं 135 सॉरी 27 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 135, ये k की वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट हमें जो कुछ भी कह रहे हैं हम उसको अब यूज कर लेते हैं। अब क्या करना है हमने फाइंड v, कंडीशन क्या है v फाइंड करना है, तो फिर अंडरस्टूड सी बात है r की वैल्यू गिवन होगी, r किसके इक्वल कह रहा है v फाइंड करें, r इज इक्वल टू 6। एक ये पोर्शन बना देता हूं, नेक्स्ट को भी मैं सेपरेट आप लोग इस तरह से कर सकते हैं एंड r हमने करना है स्टूडेंट्स फाइंड, क्वेश्चन मार्क लगा दें पता चले कि हम इसको फाइंड कर रहे हैं, और v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 320। एक ही सिंपल सा रिलेशन हमारे पास, इसको हम यूज कर लेते हैं। v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब, देन v फाइंड करना है, k हमारे पास स्टूडेंट्स 135 वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाई r, उसकी वैल्यू हमारे पास 6, इसकी पावर 3 हो जाएगा, देन v इज इक्वल टू 135, इसको क्या लिख सकते हैं हम 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, किसी एक सेम टेबल पे अगर कैंसल आउट हो रहे हैं तो हम कर देते हैं 3 पे करें, तो ये हमारे पास 2 यहां पर हो जाएगा हमारे पास 4 एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 5, ये फिर कैंसल आउट हो रहा है, ये हो जाएगा 15, देन ये 2, ये फिर कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा 5 और देन ये हमारे पास 2। आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 5 ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 एंड 8, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 5 ओवर 8। बिल्कुल इसी तरह से v इज इक्वल टू k r क्यूब, सारी वैल्यूज हैं पढ़िए आप, v किसके इक्वल है 320, k हमारे पास 135, r क्यूब, r की वैल्यू हमने फाइंड करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास r क्यूब मल्टीप्लाई 320 इज इक्वल टू 135 हो जाएगा, देन r क्यूब इज इक्वल टू 135, ये जो हमारे पास 320 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे ले आए तो डिवाइड हो जाएगा। किसी सेम टेबल पे स्टूडेंट्स हम इसको देख लेते हैं कि 135 और 320 अगर किसी पे डिवाइड होते हैं तो हम इनको चेक कर लेते हैं। जरा देखें क्या बनेगा, 135 को अगर मैं डिवाइड करूं सपोज, हाँ जी 5 पे हो रहे हैं तो 5 पे करेंगे तो r क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 27, और इसी तरह से 320 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 320 डिवाइडेड बाय 5
तो ये हमारे पास क्या आता है 64 आ रहा है। देख लेते हैं स्टूडेंट्स इधर से ही, आर क्यूब क्या बनेगा 27/64 लिखा जा सकता है, ये 3⁻³ एंड ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 4⁻3। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 64, ऐसे ही 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 64। सिंप्लीफाई करने के लिए पावर हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट बोथ साइड से ले लेंगे, ये क्यूब रूट ले लिया, देन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सिमिलरली आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी मेथड से, इसी टेक्निक से होना है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज को, प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल क्वेश्चन बहुत इजी हैं। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।